हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए इस करंट अफेयर्स वीडियो में। जैसे किन राज्यों के जो दुजोक घाटी है उसके दक्षिणी क्षेत्र में वहां के जंगल में भयंकर आग लग गई है, बहुत ज़्यादा। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने के लिए किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर उसको शुरू किया है? किस राज्य में कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजाति ढूंढी गई है? किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख कौन बन गए हैं, जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितनी राशि यानी फंड स्वीकृत किया है? और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है। किस पार्टी से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल शिवराज पाटिल, उनका निधन हो गया है? जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता, कौन टॉप पर रहा, ये सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जिसका इंतज़ार आप सबको था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो आने वाला है। अब 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे, याद रखिएगा संडे का दिन है, रविवार का दिन है। 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से लगातार चलेगा। करीब 10 घंटे का ये मैराथन होने जा रहा है और इससे क्वेश्चंस खूब टकराएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। जैसा कि पिछली बार ग्रुप डी एग्जामिनेशन में 20 के 20 प्रश्न, कई बार 18, कभी 20, कभी 19, इस तरह से क्वेश्चन टकराए जनवरी से नवंबर के करंट अफेयर्स वीडियो से। तो ये भी महत्वपूर्ण है, जनवरी से दिसंबर तक का है। 28 दिसंबर संडे का दिन है, आपको रिजर्व रख लेना है पूरे दिन के लिए। अपना मोबाइल रिचार्ज करके रखिएगा, ठीक है। और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी लेवल का है। दूसरा है यूपीएससी और पीसीएस लेवल का। इसमें आपको वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ ये सब कुछ मिलता है। 2024, 2025 और अगले साल 26 का भी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, द जुको, जिसको जुकू घाटी भी कहा जाता है, वो किन राज्यों में स्थित है जिसके दक्षिणी हिस्से में वहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई है? आंसर होगा नागालैंड और मणिपुर। लेकिन ये जो आग लगी है ना, वो दक्षिणी हिस्से में है और वो हिस्सा है नागालैंड में, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मेजर वाइल्ड फायर ब्रेक्स आउट इन नागालैंड वेस्टर्न डोजुकू वैली, ठीक है। ये जो वैली है इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं आपके ज्योग्राफी से भी और करंट अफेयर्स से भी। तो बात है 12 दिसंबर की। नागालैंड के कोहिमा जो जिला है उसके पश्चिमी दुजुकू यानी जुकू घाटी में भीषण आग लग गई है। आग सबसे पहले एक पर्यटक गाइड ने देखी थी। एक बार मैप के जरिए चलते हैं तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये प्यारा भारत रहा अपना और अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये है नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत। उसी में यहाँ पर ये नागालैंड देख रहे हैं आप और ये है मणिपुर, ठीक है। अगर और हम जूम करके देखें, उस वैली को देखना चाह रहे हैं आप 3D मैप के जरिए, तो ये देखिए ये है वैली, ठीक है। दोजुकू वैली, जिसको जुकू भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फूलों की घाटी, ठीक है। तो इधर है नागालैंड। तो इसी के इस क्षेत्र में ये आग बहुत ज़बरदस्त ढंग से पकड़ी हुई है। आग सबसे पहले एक पर्यटक गाइड ने देखी जिसने तुरंत अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी और उसके बाद उसको बुझाने के कार्रवाई चल रही है। ये इस तरह से ये वैली में आग फैलती जा रही है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया जुकू घाटी या दजुकू घाटी वो नागालैंड और मणिपुर के राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घाटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2452 मीटर है। फीट में कहेंगे तो 8045 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इसको फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और काफ़ी पॉपुलर है ये। तो वहाँ आग लगना ये बड़ी बात है और द हिंदू ने भी इसको अच्छी ढंग से प्रकाशित किया है इसमें। अब जो भी अपडेट आएगा फिर मैं आगे बताऊंगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर उस पर काम शुरू किया है? कौन सी कंपनी है? अभी तक डेटा सेंटर धरती पर लगाया जा रहा है लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बिजली बहुत चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, बहुत सारे कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो उन सबसे परे अब अंतरिक्ष में आंसर क्या होगा? गूगल, ठीक है।
ये सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस ओर सोच रही है, उसने ऐलान भी किया हुआ है। तो देख रहे हैं न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने इसी के आधार पर कंटेंट बनाया है और हमारी कोशिश यही रहती है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो ही से, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के, तो यहीं से आपको कंटेंट दिए जाए। ठीक है, तो गूगल के सीईओ हैं, उनका नाम क्या है, सुंदर पिचाई। तो उन्होंने घोषणा की है कि उनकी कंपनी जो है ना प्रोजेक्ट सन कैचर पर काम कर रही है और इसका लक्ष्य ये है कि 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर को स्थापित करना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे डेटा सेंटर होता क्या है। पहले तो डेटा सेंटर के बारे में जान लीजिए कि डेटा सेंटर आखिर है क्या, होता क्या है। ओके, तो देखिए डेटा सेंटर मतलब कि एक बहुत बड़ी और सुरक्षित इमारत मान लीजिए, जिसमें कंप्यूटर सर्वर होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है, नेटवर्क के इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं उसमें, और ये सर्वर दुनिया के इंटरनेट सेवाओं को चलाते हैं, जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अमेजन क्लाउड स्टोरेज, एआई सिस्टम्स, बैंकिंग, सरकारी गैर सरकारी पोर्टल, ऐप। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये डेटा सेंटर की बदौलत ही देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं हमारे शार्प लर्निंग ऐप पर, तो आप इसी डेटा सेंटर की वजह से ही देख पा रहे हैं। ये डेटा सेंटर अलग अलग लोकेशन पर होता है और डेटा वहाँ स्टोर होता है। ठीक है, वहीं से ये पूरा प्रोसेस होके आप तक पहुँचता है। जैसे मैं स्टूडियो से ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर लाइव भी कर रहा हूँ मान लो, तो ये डेटा वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ से प्रोसेस होकर तुरंत आपके मोबाइल तक, लैपटॉप तक या टैबलेट तक ये मैसेज पहुँच रहा है। तो ये जो डेटा सेंटर है ना, ये इंटरनेट का दिमाग कह सकते हैं आप। ठीक है, ब्रेन ऑफ द इंटरनेट। डेटा सेंटर में बहुत कुछ होता है, सर्वर होता है, ये वही कंप्यूटर होते हैं सर्वर जो डेटा स्टोरेज प्रोसेस ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें वीडियोस, फोटोज़, ये सब कुछ होते हैं। कूलिंग सिस्टम होता है, क्योंकि सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं इसलिए बड़े बड़े एसी, कूलिंग सिस्टम, चिलर लगाए जाते हैं। बिजली की ज़रूरत होती है 24 आवर्स बिजली, इसलिए जनरेटर, बैटरी, यूपीएस सब स्टेशन तक लगाए जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है। तो अभी पृथ्वी पर बिजली के लिए बड़ी मारामारी है और महंगी है बिजली बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या है ना, अब बहुत सारी कंपनियां ये चाह रही हैं कि अंतरिक्ष में हम डेटा सेंटर को स्थापित कर दें। ठीक है, तो होगा क्या, अंतरिक्ष में सैटेलाइट, मतलब जैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है ऐसे ही सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे, और वहाँ पर वो पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, वहीं पर ये सैटेलाइट की तरह ये रहेगा। ओके, और फिर वो डेटा सेंटर रहेगा और अंतरिक्ष से डेटा ट्रांसफ़र होगा बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड में पृथ्वी पर, और पृथ्वी से यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होगा। जिस तरह से स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है ना, वो इंटरनेट सर्विस देता है, ऐसे ही ये डेटा सेंटर पूरा का पूरा अंतरिक्ष में ही रहेगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो है, जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल के लिए बिजली की अतिरिक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजली बनाने के लिए बहुत कीमत लगती है और बिजली महंगी भी होती जा रही है पृथ्वी पर। तो अब अंतरिक्ष में रहेगा तो कम से कम बिजली की जो समस्या है वो नहीं रहेगी, 24 आवर बिजली उसे मिल पाएगी। ठीक है, तो ये जो उपग्रह होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेज़र आधारित ऑप्टिकल लिंक के जरिए नेटवर्क क्षमता होगी और ये सब चीज़ें होंगी। परियोजना की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे चूँकि एआई जैसे जैसे आ रहा है तो कंप्यूटिंग की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एलएलएम यानी लैंग्वेज जो मशीन्स हैं, जनरेटिव एआई है, रोबोटिक्स है, क्लाउड एआई है, इनकी जब डिमांड बहुत बढ़ी है तो डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आपको पता होगा, अभी खबर आई थी कि बहुत बड़े पैमाने पर गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ये सब कहा है कि हम भारत में डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया भी था। तो जब इतना बड़ा डेटा सेंटर आया तो ऊर्जा संकट भी हो रहा है। ठीक है, दुनिया की कुल बिजली का भी 2 से 3% बिजली डेटा सेंटर ही उपयोग कर रहे हैं। कूलिंग में बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है। तो और जब ये डेटा सेंटर अंतरिक्ष में रहेंगे तो क्या होगा, निरंतर सौर ऊर्जा की उपलब्धता होगी, सोलर एनर्जी की। तो सूर्य की रोशनी से इसको एनर्जी मिलती रहेगी
और ये काम करता रहेगा, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होगा, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, कई सारे सैटेलाइट। जिस तरह से आप ये देखते हैं ना कि ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कनेक्ट करते गए बहुत सारी चीज़ें और जोड़ते चले गए, और इतना बड़ा ये इंटरनेशनल जो ISS है, ठीक है, वो चल रहा है। तो ये सब चलेगा। हालांकि इसकी चुनौतियां भी हैं। ये जो डेटा सेंटर अंतरिक्ष में बनाया जा रहा है, इसकी क्या चुनौतियां हैं? रेडिएशन। आपको पता है, अभी 1.5 साल पहले की बात है, जब एक सौर तूफान आया सूरज से, और उसकी वजह से स्टारलिंक के 25-30 सैटेलाइट आसमान से ज़मीन पर गिर गए, जल गए रास्ते में। तो ये सभी चुनौतियाँ हैं आगे आने वाले वक्त में, कि उसके चिप्स खराब हो सकते हैं, कूलिंग तकनीक कैसे काम करेगी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ख़ास तौर पर जो अंतरिक्ष में हार्डवेयर को ले जाना, रॉकेट सर्विसेज, ये महंगी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है, और कई सारी कंपनियां हैं जो कि ये चाह रही हैं कि वहाँ पर हम ले जाएं, वहाँ बनाएं ये डेटा सेंटर। जैसे अमेजन के संस्थापक हैं और CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने भी ये कहा हुआ कि अंतरिक्ष में जो उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो एक प्रमुख काम करने जा रही है, और वहाँ पर डेटा सेंटर को स्थापित किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अभी इस साल यानी 2025 के शुरुआत में लोन स्टार डेटा होल्डिंग्स ने जो है वो चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर मिनी डेटा सेंटर भी भेजा था। उसका वजन 1 किलोग्राम था और 8 टेराबाइट SSD स्टोरेज क्षमता थी उसकी। ओपन AI, जिसका ChatGPT है, उसके CEO सैम ऑल्टमैन, उन्होंने कहा हुआ है कि सौर ऊर्जा के दोहन के लिए वो सौर मंडल, मतलब वहाँ पर डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव डेटा सेंटर को लेकर होने जा रहा है। और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न होंगे, तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं इन डेटा सेंटर्स के बारे में, जो मैंने काफ़ी कुछ बताया वो सब, ठीक है। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, और बहुत सारे आप में से हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन में ना ऑल वाला बटन दबाइएगा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI, उसने किस राज्य में कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजाति, क्या नाम है उसका? एसेमोनिया डेंटिस, और दूसरा है कोलिटस नोंगवार। इन 2 प्रजातियों की ना खोज की है, ढूंढा है। तो कहाँ पर है ये, कौन सी जगह है? आखिर आंसर होगा मेघालय। मेघालय में ये ढूंढा गया है 9 दिसंबर को। और द हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि जंपिंग स्पाइडर, 2 नई प्रजातियाँ, इसकी खोज की गई है। ये रिसर्च जो है ना की जा रही थी। कूदने वाली मकड़ियाँ हैं, इस तरह की होती हैं कूदने वाली मकड़ियाँ। एक्चुअल में ये जो 2 नाम दिए हैं जो ना प्रजाति, वो प्रजाति नहीं है, मैंने केवल सांकेतिक रूप से ये दिखाया है कि वो जंप कर जाती है। तो इसके साथ ही कूदने वाली जो मकड़ियाँ ना, उनकी जो टोटल संख्या अब हो गई है 45 हो गई है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ओके, तो ये है। अच्छा, नाम भी रखा गया ना, जो नाम रखा गया है कोलिटस नोंगवार, ये खासी हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नाम पर ये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 मिला है? आंसर होगा सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को मिला है, और द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो ये पुरस्कार, ये अवार्ड उनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में मिला है। किसमें? इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में। ये उन व्यक्तियों को मिलता है जो मानवता और पृथ्वी के लिए परिवर्तनकारी पर्यावरणीय लाभ पैदा करते हैं। तो सुप्रिया साहू, तो उनको ये अवार्ड जो है ना वो दे दिया गया है। नैरोबी में 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हुई थी, उसी के दौरान। वो कौन है ये? तो ये IAS अधिकारी हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं IAS अधिकारी। क्यों मिला है इनको?
इन्होंने वहाँ तमिलनाडु में पर्यावरण को लेकर बहुत सारा काम किया। बताया जी जाता है कि 25 लाख हरित नौकरियां सृजित की इन्होंने। सार्वजनिक स्थलों पर हीट कूलिंग मतलब हीट अनुकूल उपाय बहुत सारे चीज़ किए इन्होंने, ठीक है। और तमिलनाडु को जो है ना वो पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया इन्होंने, इसलिए ये जो ना अवार्ड इनको दिया गया है। तो वैसे ये जो अवार्ड है ना वो अलग अलग कैटेगरी में कई लोगों को दिया गया। उसमें भारत की हैं सुप्रिया साहू, IAS अधिकारी हैं, तमिलनाडु की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला है इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में। और भी हैं जैसे प्रशांत द्वीप का के छात्र समूह को मिला है ये नीति नेतृत्व कैटेगरी के लिए। मैरियम एस्सोफो फ्रांस की हैं, उनको मिला है उद्यमशीलता दृष्टिकोण के लिए। इमाजोन को मिला है, ये ब्राज़ील के हैं, उनको विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में। मैनफ्रेडी कल्टागिरोन मरणोपरांत मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवार्ड हो जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख कौन बनाए गए हैं? क्या नाम है उनका? बरहम सलीह। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो, ठीक है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सलेह को UNHRC UNHCR उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस बार ना परंपरा तोड़ते हुए इनको बनाया गया है। आमतौर पर क्या होता है, जो प्रमुख दानदाता देश होते हैं जो डोनेशन देते हैं सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के जो शरणार्थी प्रोग्राम है उसको, तो उन्हीं देशों से प्रमुख बनाए जाते हैं, ज़्यादातर यूरोपीय देश है। लेकिन सलेह का चयन इस बार किया गया है, ठीक है। हालांकि ये UNHCR उसकी जो कार्यकारी समिति है वहाँ से अनुमोदन होना है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, वैश्विक तौर पर शरणार्थी संकट भी बहुत बड़ा बना हुआ है। अब विस्थापित लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। 1,22,00,000 से अधिक शरणार्थी हैं दुनिया भर में। और तो अब उसकी प्रमुख जो कारण है वो क्या है? बहुत सारे देशों में संघर्ष हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन का देख लीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध, गजा में जो हालात हुए हैं, सूडान में जो वहाँ का जो इंटरनल जो सिविल वॉर चल रहा है उसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से तो विस्थापन बढ़ा है और ऐसे में शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की पहली डिजिटल जनगणना, डिजिटल सेंसस के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, ठीक है। ये डिजिटल पहली बार हो रहा है, वैसे जनगणना कितनी बार हो रहा है आगे बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 11,718 करोड़ रुपए। ये 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये तय किया है, ये रकम जो है वो मंजूरी दे दी है, ओके। तो ये भारत का 16वां जनगणना अभियान होगा, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं बार आयोजित किया जा रहा है ये, ठीक है। वैसे ये 16वां है, ठीक है। पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, जबकि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 और बहुत सारी वजहों से उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस बार का ये पूर्ण डिजिटल जनगणना होने जा रही है। उद्देश्य क्या है इसका? तो खास तौर पे जो डेटा है घर का, जनसंख्या, शिक्षा, भाषा, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन दर, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों का डेटा प्राप्त करना। और ये सब जो है ना डेटा वो सरकारी योजना और देश किस ओर आगे बढ़े उसके नीति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पूर्ण डिजिटल होने जा रही है। इसमें ऐप बनाए गए हैं और मोबाइल ऐप के ज़रिए, पोर्टल के ज़रिए रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ हो पाएगा, ओके। 2 फेज़ में ये होना है, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। एक हाउस लिस्टिंग एंड हाउस
सेंसस होना है जो कि अप्रैल से सितंबर तक होगा। फिर पॉपुलेशन एस्टिमेशन होगा, यानी जनसंख्या की गणना होगी, वो फरवरी 2027 से मुख्य रूप से होगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे जो कठिन क्षेत्र हैं जहां ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहां सितंबर तक में ही ये पूरा कर लिया जाएगा काम। ओके, तो पहले पूर्ण डिजिटल जनगणना होने जा रही है इस बार की। अगला क्वेश्चन, किस पार्टी से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल शिवराज पाटिल का निधन हो गया 12 दिसंबर 2025 को? आंसर होगा कांग्रेस। शिवराज पाटिल जो हैं वो 90 ईयर के थे, 90 साल के थे और उनका निधन हो गया। फोटोग्राफ ये दिख रहा है आपका। 5 दशक का राजनीतिक करियर रहा है उनका, ठीक है। मूलतः ये लातूर के थे, महाराष्ट्र के। जन्म हुआ था 1935 में लातूर में, और वहाँ के लोकसभा क्षेत्र से 7 बार ये सांसद रहे थे। 1991 से लेकर 1996 तक, 91 से 96 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष के रूप में काम किया था इन्होंने। उससे पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। 1980 से 82 तक रक्षा राज्य मंत्री रह चुके थे। 82 से 83 तक वाणिज्य मंत्री रह चुके थे। राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों में काम किया था, ठीक है। उसके बाद जब इनकी सरकार बनी मनमोहन सिंह की, तो उस समय वो गृह मंत्री बने थे 2004 में। लेकिन जो 26/11 का मुंबई हमला हुआ, आतंकी हमला, उस समय जो सुरक्षा में चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 2008 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पंजाब के गवर्नर रहे थे और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी कुछ वक्त का काम किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीत लिया है। स्पेन को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ये, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जर्मनी रिकॉर्ड 8वीं बार जर्मनी ने यह खिताब जीता है। ओके, भारत का क्या रहा? भारत के बारे में हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहली बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इससे पहले हालांकि भारत 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर जीत चुका है, लेकिन ब्रॉन्ज पहली बार इस बार जीता गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है पहाड़ों और उससे आगे पानी, भोजन और आजीविका के लिए ग्लेशियर बहुत ज़रूरी है। ग्लेशियर को फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इस बार का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2003 में घोषित किया था। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। डेली वीडियो देखते रहिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और हाँ, 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे, 28 दिसंबर संडे का दिन है, पूरे साल का मैराथन वीडियो आएगा, देखना मत भूलना आप। ओके, बाय।